ये वो नया पैटर्न, सो कॉल्ड नया पैटर्न जो है, नेम ऑफ यूनिट नंबर 3 इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है। इस यूनिट के कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने वो पहले बताता हूं, फिर मैं आपको पेपर एनालिसिस प्रीवियस 2 पेपर्स जो है नए सिलेबस के हिसाब से वो भी आपको बताऊंगा। राइट, 2 सेक्शन में प्रोबेबिलिटी को आपको तोड़ना है। एक सेक्शन जहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक सेक्शन जहां पे आपको थॉरली प्रोबेबिलिटी के ऊपर तोड़ना है। यूनिट 3 कर लो, पहले 3 करो, फिर 6 कर लो, फिर 4 कर लो और फिर कर लो आप यूनिट नंबर 5। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। यार बहुत दिनों के बाद आज हम लोग लाइव आ चुके हैं और मैं खुद भी बहुत दिनों के बाद कैमरा के सामने आया हूं। सबसे पहले तो मैं अब काफी ठीक हूं। वैसे तो डॉक्टर ने और 2 वीक के लिए मुझे बेड रेस्ट बोली है, लेकिन हियर आई एम। आपकी एग्जाम अभी भाई करीब आई है, तो मेरा काम बनता है कि आपको सारी स्ट्रेटेजी फटाफट फटाफट हम लोग बताते हैं। राइट, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर और आईटी जितने सारे बच्चे मैथमेटिक्स 3 के लिए यार बहुत सारे रूमर शुरू है। सबसे पहला रूमर है कि क्या सर एग्जाम पोस्टपोन हो रही है। तो भाई साहब अब तक तो नहीं, तो 22 तारीख का आपका जो पेपर शेड्यूल्ड है आई थिंक सो, तो वो 22 तारीख के हिसाब से ही चलेगा। नंबर 2 कि सर नया पेपर पैटर्न आया है। भाई ये सुन के तो मुझे इतना बड़ा शौक लगा कि यार कहां से ये नया पैटर्न आया हुआ है। तो मैंने बहुत स्क्रूटिनी करी और उसके बाद मुझे पता चला कि कोई नया पैटर्न नहीं आया। अब पूछोगे नहीं नहीं सर हमारे पास कुछ डेटा है वो बताता है कि नया पैटर्न आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो पैटर्न से ही हम लोग शुरू करते हैं। ये देख लो भाई साहब, ये वो नया पैटर्न, सो कॉल्ड नया पैटर्न जो है वो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे सारी की सारी चीजें कि भाई इतना सब कुछ ये आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो मैं आपको सबसे पहली एक चीज बता दूं, ये जो पेपर पैटर्न है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ये पेपर पैटर्न देखोगे तो आई कैन कॉल दिस पैटर्न हैज टू बी टेंटेटिव। नंबर 3 भाई साहब, अब तक के जितने पेपर हुए कंप्यूटर और आईटी के, रादर M3 के, वहां पे 10 मार्क के एमसीक्यूज थे। तो अगर आप इस पेपर पैटर्न को देखोगे तो आपको बढ़िया सा यहाँ पे राइट हैंड साइड में ना एक और चीज थी, मैंने हटा दी। 6 मार्क 5 मार्क 6 मार्क 5 मार्क 6 6 6 ऐसे करके लिखा हुआ था। तो मेरे भाई आपके सारे के सारे सवाल जो पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क के लिए होंगे और 10 मार्क के लिए एमसीक्यू आएंगे, जिसमें आप लोग पकड़ के चलो कि 4 एमसीक्यूज रहेंगे जो कि 2-2 मार्क्स के रहेंगे और 2 एमसीक्यू रहेंगे जो कि 1-1 मार्क के हिसाब से जाएगा। इसका मतलब टोटल आपके 10 मार्क्स एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे। राइट, अब आपका एमसीक्यू का तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब मैं शुरू करता हूं कि सर आप फिर अभी ये क्यों दिखा रहे हो हमें। तो मैं इसको टेंटेटिवली करेक्ट क्यों बोल सकता हूं, मैं बताता हूं। यहां पे जो टॉपिक्स लिखे हुए ना भाई साहब, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने बहुत सही से ये टॉपिक लिखे हुए, कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन दिए जिसके ऊपर हम लोग एकदम थरली एनालिसिस करेंगे कि कहां पे सही जा रहे हैं और कहां पे हम लोग गलत जा रहे हैं। तो पहले तो मैं काम करता हूं, जितना मैं समझ पा रहा हूं इस चीज को, लेट मी डू दिस फॉर यू। आपको अगर किसी ने भी ये पेपर पैटर्न भेजा तो उनको आप कुछ रिप्लाई मत दो, उनको बोलो ठीक है थैंक यू, आपकी सर यहां पे है वो बता रहे कि ये पेपर पैटर्न को आपको फॉलो नहीं करना है। तो दोस्तों यूनिट 3 4 5 6 है, कैसे कैसे पढ़ना है यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद, सबसे पहले तो यूनिट नंबर 3 के लिए वी ऑल नो दैट द नेम ऑफ यूनिट नंबर 3 इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है। इस यूनिट के कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने वो पहले बताता हूं, फिर मैं आपको पेपर एनालिसिस प्रीवियस 2 पेपर्स जो है नए सिलेबस के हिसाब से वो भी आपको बताऊंगा। राइट, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो भाई साहब आपका ये जो यूनिट नंबर 3 है स्टैटिस्टिक्स में एक टाइटल आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके बंदे आते हैं, हाथ दुख रहे, आपके बंदे आते हैं टोटल 5। उन 5 बंदों में से जो आपको सबसे सटीक बंदा है जो हेल्प करेगा वो करेगा अरिथमेटिक मीन। मेरे हिसाब से अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें करो। हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन देखने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है।
एक बार ये आपने अरिथमेटिक मीन करा, उसके बाद आपको करना है डिस्पर्शन, जहां पे आपको दो डेविएशंस दिखते हैं, एक मीन डेविएशन दिखता है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों के फॉर्मूला देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टैंडर्ड वाला डेविएशन ना दोस्त, इस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो एग्जाम में आने का बहुत बड़ा चांस है। आप बोलोगे अरिथमेटिक मीन बताया, उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन बताया, कहना क्या चाहते हो? तो मैं बता रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछोगे व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सर? भाई साहब, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स बार, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो होता है आपका सिग्मा। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100 जो मिलता है ना दोस्त, दैट इज नथिंग बट आपका क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिखाई दे रहा है, आजकल इतना ट्रेंडिंग है, प्रीवियस पेपर्स में देखोगे तो नहीं पूछा है, लेकिन लेटेस्ट पेपर्स में भाई साहब इसने नंबर जरूर लगाया हुआ है। तो हम लोगों को ब्राइट चांस है कि एग्जाम में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, यूट्यूब पे भाई छा रहा हूं मैं मोमेंट की वजह से, इस टॉपिक की वजह से, तो मेरे लिए तो मोमेंट है भाई, मोमेंट। ये जो मोमेंट वाला टॉपिक है ये एग्जाम में कंपलसरी आता है। मोमेंट वाला जो टॉपिक आता है उसमें दो चीजें, एक तो आपको पहले से रॉ मोमेंट दी जाती है और आपको क्या करना पड़ता है, आपको सेंट्रल मोमेंट निकालनी पड़ती है, उसके साथ नाम तो सुना ही होगा कुर्तोसिस, और उसके साथ एक और नाम है स्क्यूनेस। तो ये टॉपिक बहुत ढंग से करना है आपको। देखो क्या क्या बताया मैंने, अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, साथ ही साथ सीवी, और उसके बाद आपको करना है मोमेंट। यहां तक आपने शुरू करना है और उसके बाद आपकी गाड़ी जाके आगे आएगी कोरिलेशन और रिग्रेशन लाइन के ऊपर। ये एक ही दिन में खत्म हो सकती है दोनों चीजें। कोरिलेशन में आप देखो, कोरिलेशन को इनडायरेक्टली हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे आर, और देखो रिग्रेशन लाइंस, क्लियरली यहाँ पे क्या लिखा है लाइंस। अगर आप जो कोरिलेट किए हो उनको अगर आप पिक्टोरियल ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे लाइंस पे, तो उसे हम लोग कहते हैं रिग्रेशन लाइंस। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन लाइंस जो है वो आपका इकट्ठा 2 घंटे का काम है, एक साथ ही में हो जाएगा, लेकिन इसके फॉर्मूले रटने पड़ेंगे और इसके कैलकुलेशन खुद करके आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब कैलकुलेशन सही जा रही है या फिर नहीं। उसके साथ साथ लास्ट चीज बचती है, दैट इज कर्व फिटिंग। अब ये कर्व फिटिंग है क्या सर? ये हमारे सर ने हमें सिखाया नहीं कॉलेज में, तो बहुत सारे टीचर्स कर्व फिटिंग नहीं सिखाते, नाम से पता चलता है उनको कर्व फिट करानी पड़ती है। फिट करना मतलब टीचर्स के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं बताता हूं भाई, अगर आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको अगर उन पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कवर करने के लिए अगर कोई लाइन या फिर कोई पैराबोलिक शेप ड्रॉ करना होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं कर्व फिटिंग। उसमें हम लोग लीस्ट स्क्वायर के मेथड, एक ही मेथड है सिलेबस में, वही मेथड हम लोग यूज करते हैं। आप देख सकते हो हमें ईदर लाइन के लिए जाना पड़ेगा या फिर आप यहां पे देख सकते हो हमें जाना पड़ेगा पैराबोला के लिए। अब लाइन के लिए फॉर्मेट देख सकते हो, हम लोगों को दो बंदों को फाइंड करना पड़ता है, एक होता है ए और दूसरा होता है बी। और जब आप इसके लिए जाओगे जहां पे पैराबोला होता है, वहां पे ए बी और आपको सी फाइंड करना पड़ेगा। कैल्सी का यूसेज, दो अननोन के लिए इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो आपको कैल्सी से पता पड़ना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके साथ एबीसी, 3 अननोन्स के लिए भी किस तरीके से इक्वेशन मोड सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। बोलोगे सर इतनी बकवास कर रहे हो, इतनी सारी चीजें बता रहे हो, फिर बचा क्या? अरे यार बहुत सारी चीजें, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को सिलेबस वाइज देखो तो मैंने आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बताया, बस इतना करना है। बोलोगे सर प्रूफ दो, इतना आप सिखा रहे हो, सच है इसके बारे में हमें प्रूफ दो, तो चलो भाई प्रूफ देखते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये आपका प्यारा सा पेपर जून 2022 में जब क्वेश्चंस पूछे थे तो क्या क्या पूछा था, ये सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं। देखो पहले 3 जो सवाल थे वो किसके ऊपर आए थे? अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ में साथ क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके साथ पूछा था कर्व फिटिंग का सम, उसके साथ पूछा था आपको रिग्रेशन का सम। एट द सेम टाइम इन 3 क्वेश्चंस को जो कि 5-5-5 मार्क्स के लिए थे, उसको ऑरिंग जो आए थे वो आए थे आपके मोमेंट का एक सवाल, कर्व फिटिंग, और यहां पे देख सकते हो कोरिलेशन। अब मुझे क्या अच्छा लगता है बता दो, मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप अगर ये जून का पेपर देखो जो 2022 का है, और जनवरी में जो बैकलॉग का पेपर हुआ था 2023 का, तो आपने एक चीज करेक्टली नोटिस करी होगी। ये देखो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? कर्व फिटिंग। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? कर्व फिटिंग। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? कर्व फिटिंग। और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? कर्व फिटिंग। मतलब कर्व फिटिंग जीत रहा है दोस्त, मतलब कर्व फिटिंग आपको ढंग से करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, एक तो आपको लाइन पे लेके आने का है या फिर आपको पैराबोला में लेके आना है। तो अब ये दो कर्व फिटिंग तो हम लोगों ने लाइन अप कर लिया। अब देखो क्या क्या किस तरीके से वर्कआउट करना है। यूजुअली ये देखो कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यहां पे मोमेंट है, यहां पे मोमेंट है, कर्व फिटिंग को कर्व फिटिंग मैच हो रहा है, और लिए देखो कोरिलेशन को कोरिलेशन मैच हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर मैच नहीं हो रहा है। ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देखो
टॉपिक्स याद रखो, ऊपर नीचे सवाल हो सकते हैं। आप बोलोगे सर ये 2 पेपर में उल्टा पुल्टा आया हुआ है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो जितना है यूनिट नंबर 3 के लिए आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ, आई कैन डू वन थिंग फॉर यू, मैं ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, जिन जिन लोगों ने ऐप ऑलरेडी परचेस किया है, कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है, उनके लिए मैं ऑलरेडी ये पीडीएफ आपके कंटेंट में अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको रेफर करने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैल्सी का यूज मैं वापस बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 के लिए। सबसे कम और देखा जाए तो सबसे ज्यादा, ये दोनों कॉम्बिनेशन में अगर देखोगे तो आपको यूनिट नंबर 4 के लिए समय लगेगा। अब डिपेंड करता है आप कैसी पढ़ाई करते हो। मैंने ना जब ऑफलाइन क्लासेस में सिखाया था तो मैंने बच्चों को बहुत सही ट्रिक बताई थी कि आपको इस यूनिट नंबर 4 को तो 2 सेक्शन में प्रोबेबिलिटी को आपको तोड़ना है। एक सेक्शन जहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक सेक्शन जहां पे आपको थरली प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलना है। मैं आपको बता दूं, वो प्रोबेबिलिटी का खेल है ना, थोड़ी देर बाजू में रखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे अटैक करो। 4 टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को सिलेबस में दी है और इसमें भी बहुत झगड़े होते हैं। एक है बाइनोमियल, दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये जो चौथा है ना, अब आप देखोगे क्या दिखाई दे रहा है, CHI। आप बोलोगे ची नहीं भाई, फिर आप बोलोगे चाय नहीं, इसे कहेंगे हम लोग काई स्क्वायर। तो ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है दैट इज काई स्क्वायर वाला डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन ऑल वी हैव हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूशंस, 4 डिस्ट्रीब्यूशंस आपको तरीके से करने हैं। बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करोगे ना तो आपके कितने मार्क्स जो है वो क्लियरली सेट हो जाएंगे। आपको 15 मार्क्स के लिए अगर इस यूनिट में कुछ पूछा गया है तो आपके उसमें से 10 मार्क्स यहां पे क्लियरली सिक्योर हो जाएंगे। इसका मतलब है भाई साहब वो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ना करते हुए भी आपको यहां पे 10 मार्क्स मिल सकते हैं। आपको क्रॉस चेक करना है, देख लो बाइनोमियल नॉर्मल 5 5 कितने मार्क्स हो गए 10। रुको ऑरिंग में जाओ, पॉइजंस का स्क्वायर कितने 10, मतलब एक तो नीचे 10 मिल सकते हैं या फिर आपको ऊपर 10 मिल सकते हैं। फिर बोलोगे सर बैकलॉग वाला पेपर दिखाओ, खुद ही देख लो, बाइनोमियल और यहां पे आपका आ गया नॉर्मल, पॉइजंस और उसके साथ यहां पे आ गया आपका का स्क्वायर। मतलब मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई वो बिल्कुल सटीक लग रही है यहां पे। अब ये 4 लो करने के बाद हमें आना है बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। बहुत झगड़े भाई, मैं आपको बता दूं, अगर आप टेक्निकली देखो, किसी को बताओ मत, इसके मैं आपको बता सकता हूं कि 1000+ सम है। ये जो प्रोबेबिलिटी नामक टॉपिक है ना, ये टॉपिक एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा फेवरेट है इंजीनियर्स के लिए। तो आप जितनी सारी कंपनियों के लिए अटेम्प्ट करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड कि खतरनाक सवाल आपको प्रोबेबिलिटी पे पूछे जाएंगे और इसको लिमिट ही नहीं है, तो लिमिटलेस है। तो भाई कितना पढ़ोगे, मैं आपको बताता हूं बेस्ट स्ट्रेटेजी आप क्या कर सकते हो। आपको देखो क्या क्या चीजें होती है, एक बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और एक और चीज होती है, मैं यहां पे लिख दूं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन निकालना, राइट। अब देखो इतने सारे टॉपिक, अब चॉइस आपका है, आप ये 4 टॉपिक करके 10 मार्क्स लेना चाहते हो या फिर ये 5 टॉपिक के ऊपर जोर लगाओगे और मिलेंगे कितने, बस 5 मार्क्स। चॉइस आपका है। मैं आपको बता दूं, इन 5 मार्क को अगर आपको किसी भी तरीके से लेके आना है, बहुत सारे ऐसे बंदे नहीं सर 70 आउट ऑफ 70 लाने, खास उनके लिए मैं बता रहा हूं आपको करना क्या। 10 तो भाई साहब आप इधर से उठा रहे हो, राइट, इधर से या फिर इधर से। अब सवाल बचता है हमें बचे हुए 5 कहां से लेने, तो आपको बचे हुए 5 लेने हैं बेस थ्योरम को पढ़ के। अब बोलोगे सर आप सिर्फ बेस थ्योरम के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हो, मैं बताऊं आपको। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, तो ये एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो रैंडम वेरिएबल के ही पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं थोड़ा रुको, जितना बता रहा हूं उतना पहले कर लो, बाद में आपको जितना समय मिलेगा, मुझे पता है समय नहीं होता है इंजीनियर के पास, तो जितना आपको समय मिलेगा उसमें आप चाहिए तो बची हुई चीजें कर लो। सुनो मेरी बात, आप यहां पे कंडीशनल, टोटल और बेस थ्योरम, ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने अभी परसों ऑफलाइन की बैच लिया, आपको बता दूं 1 आवर 15 मिनट्स में मैंने ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियरली समझाई थी। बस आपको 2 वीडियोस देखने, एक है आपका बेसिक्स का और दूसरा देखना है स्पेशली टाइटल लिखा हुआ है बेस थ्योरम का। ये 2 ही चीजें अगर आप करोगे ना तो भाई साहब बचे हुए 5 आप इधर से उठाओगे। अब देखो झगड़ा मत करो, दोनों में से वैसे भी कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो मुझे पर्सनली लगता है यू शुड ऑलवेज गो फॉर बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन, ताकि ये 15 या फिर इधर से भी आप देख सकते हो, ये तो वैसे भी 10 दे रहे थे, यहां से आपको ये 15 मिल सकते हैं। अब एक डाउट, सर व्हाट इफ हम लोगों ने नीचे का सवाल लिया, तो नीचे का सवाल लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्सपेक्टेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। और तो और सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं है, यहाँ पे एक और भाई साहब ये पीडीएफ सीडीएफ है ना, बहुत परेशान करता है। तो चॉइस आपका है भाई साहब, आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। और एक बात, वीडियो सारे के सारे यहाँ पे डले हुए हैं, तो पीडीएफ सीडीएफ सब कुछ दिया हुआ है, तो आप डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो भाई यूनिट नंबर 4 के बारे में जितना मेरे को बताना था, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। यूनिट 4 के बाद आती है
यूनिट नंबर 5 की बारी, जहां पे नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। 5 और 6 का आपको तो पता ही है, दोनों का नाम सेम है, न्यूमेरिकल मेथड्स, और बहुत सारे कैलकुलेशंस हम लोगों को करने पड़ते हैं। तो कहां से करेंगे हम लोग वो कैलकुलेशन? अब यहां पे आप एक चीज जरूर देखोगे कि मैंने 2 सेक्टर यहां पे ऑलरेडी करे हुए हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इधर वाला सेक्शन है, उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल बच्चों ने पूछे, सर ये क्या है? बाइसेक्शन मेथड है आपके पास, सीकेंट मेथड है, रूट्स निकालने की मेथड्स है लीनियर इक्वेशंस के। तो बाइसेक्शन है, सीकेंट है, देन रेगुलर फॉल्सी है, न्यूटन रैप्सन है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस है। तो आप ये जो कर रहे हो, ये इतनी सारी मेथड्स में से एग्जाम में एक्चुअल में कौन सी आएंगी? तो बिफोर यू आस्क मी एनीथिंग, मैं आपको पहले ही बता दूं मुझे पर्सनली क्या लगता है। मैं आपको यहाँ पे स्टार करके बताता हूँ। स्टार, ये देखो, आई पर्सनली फील, मैंने स्टार करा बाइसेक्शन को, रेगुलर फॉल्सी को, न्यूटन रैप्सन को। अरे मतलब सीकेंड मेथड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका फॉर्मूला एक बार देखोगे ना वो समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पे ये जो 4 मेथड, इनके ऊपर काम करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सवाल और जवाब गलत है, बहुत सारे ओरिजिनल फॉर्मूलाज भी गलत है। इसका मतलब बनता है कि भाई साहब नोट्स में जितना सिखाया है, वीडियोस में जो सिखाया है, वही फॉर्मूला सही है। आप उतना भरोसा तो मेरे ऊपर रख ही सकते हो ना। अब यहां पे आप देखोगे बाइसेक्शन और उसके बाद रेगुलर फॉल्सी। रेगुलर फॉल्सी को एक और नाम है जिसको कहते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। तो फिलहाल तो मैंने बताया ये 4 इंपॉर्टेंट लोग हैं, उसमें से मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट है न्यूटन रैप्सन। बहुत बारी न्यूटन रैप्सन के ऊपर सवाल आते ही आते। अब उसके बाद ये था पार्ट 1, पार्ट 2 चले जाते हैं। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। लीनियर इक्वेशंस के कुछ मेथड्स है, ये मेथड देखो। सबसे पहले तो मुझे जो अच्छे लगते हैं, मतलब एग्जाम में आने वाले, जैकोबी, सीडल, एलिमिनेशन, और उसके बाद अभी फिलहाल तो ये 3 ठीक है। तो अगर मुझे पूछोगे आप लोग, तो मुझे ये 1 2 3 मेथड जो है वो क्लियरली यहाँ पे समझ में आता है। हो देना यार एकदम। अब देखो इतने सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको। अब क्यों, कैसे, क्या, हम लोग प्रीवियस पेपर्स में देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग देखते हो कि यहाँ पे जून का जो पेपर था 2022 का पेपर देखते आपको पता चलेगा सबसे पहले पूछा हुआ है बाइसेक्शन, उसके बाद है न्यूटन रैप्सन। ध्यान से देखना, बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गॉस सीडल मेथड। मुझे बात करनी है, मैं बात करूंगा, रुको। बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन जो है वो पार्ट 1 का यहाँ पे सेक्शन है, और उसके बाद गॉस सीडल देखोगे तो पार्ट 2 के अंडर आता है। तो 2 इधर से, एक उधर से। सिमिलरली अब एक इधर से रहेगा और 2 जो है वो आपको उधर से आए हुए दिखाई देंगे। देख सकते हो रेगुलर फॉल्स यहाँ पे पूछा हुआ है, और एलिमिनेशन और जैकोबी दोनों के दोनों मेथड जो है वो यहाँ से आए हुए। तो चॉइस आपका है। सर मैं सिर्फ ये 5 मेथड से जाऊँ क्या, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे अगर आप वो वाला क्वेश्चन चूज करोगे तो। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों वर्कआउट कर सकते हो, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इधर से बात करूंगा गॉस जैकोबी। आपको 2 मेथड ऐसी है जहां पे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपको 2 मेथड ऐसी है जहां पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके डायगोनल जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट बिल्कुल बड़े होने चाहिए। इसका मतलब है इफ यू गो बाय द फर्स्ट मेथड जो गॉस जैकोबी, ये तो खुद बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो उसका वो जो नंबर है वो आपके बचे हुए दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड चीज, गॉस सीडल। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि गॉस सीडल जैसे दिया है वैसे ही करना है। मत करो। गॉस सीडल के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपको रीशफल करनी पड़ेंगी आपकी इक्वेशंस। आप चाहिए तो वीडियो ढंग से देखो जो ऐप पे दिया हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। आपको यहाँ पे गॉस सीडल मेथड में डायगोनल एलिमेंट पहले, अगर x1 का कोएफिशिएंट है वो सबसे बड़ा वाला कोएफिशिएंट, पहले वो इक्वेशन आपको पहले लेनी है, फिर उसके बाद x2, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, x3 करना पड़ेगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब इन दोनों मेथड के बाद आती है गॉस एलिमिनेशन। अगर आप वीडियो भी देखोगे गॉस एलिमिनेशन का, गॉस एलिमिनेशन 2 मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक इक्वेशन वाली मेथड है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड इज मैट्रिसेस वाली। मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व ना करते हुए मैट्रिसेस से करा हुआ है। रीजन बताता हूं। अगर गॉस एलिमिनेशन में मैट्रिसेस मेथड यूज करी तो गॉस जॉर्डन में कंपलसरी मैट्रिसेस मेथड यूज करनी। मैं बताता हूं ट्रिक क्या है। आपको सिंपल चीज करनी है, जब आप गॉस एलिमिनेशन करते हो ना, आपको यहां पे यहां पे एक चीज करनी है, कुछ भी हो यहां पे होना चाहिए 1, राइट। उसके बाद यहां पे होना चाहिए 1 और यहां पे होना चाहिए 1, और उसके साथ यू नीड टू बी वेरी श्योर कि ये इतना, इसका मतलब है इट हैज टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली गॉस जॉर्डन के लिए अगर आप जाओगे तो आपको यहां पे पता चलेगा गॉस जॉर्डन में इट इज मैंडेटरी कि आप यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। डन है, क्लियर है। अब उसके बाद ये जो है ना, इसको बोलते हैं शॉल्स्की। मैं प्यार से इसको छोलेस्काय मेथड बोलता हूँ। ये देखो स्पेलिंग वाइज देखो, छोलेस्काय है ना। तो ये शॉल्स्की वाली एक मेथड है, और एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ये दोनों मेथड के जो सवाल है ना मेरे भाई, आपका 2 पेज तो कम से कम ये लेगा ही लेगा, और उसके बाद यू विल रियलाइज कि आपका आंसर गलत आया हुआ है।
तो ये बहुत खतरनाक वाली चीज है। तो ये जो दो मेथड्स है, ये अब तक तो एग्जाम में नहीं आई है। अब आप बोलोगे सर क्या लगता है आपको आगे जाके आ सकती है क्या? अगर आया भी तो भी 5 मार्क के लिए रहेगा। मुझे ये लगता है कि आपको ये स्किप करके भी पूरे के पूरे 15 मार्क मिल सकते हैं। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप ये 4 मेथड्स कर लो और ये शॉल्स्की और एलयू डिकम्पोजिशन को खटाखट स्किप करो तो भी चलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो मैं तो भाई यहाँ पे, आपको कुछ भी लगे, आपको लगे कि सर यार पढ़ाई कम कराने लगा रहे, तो अच्छी बात है। ये देखो, ये दोनों को आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे सीकेंड का बस फॉर्मूला कर लो, बाकी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। सो देखो, पूरा का पूरा यूनिट नंबर 5 आपके जेब में। और वैसे बताओ, यूनिट नंबर 5 सबसे ज्यादा समय लेता है पढ़ने के लिए। तो यूनिट नंबर 5 का जो पेपर सॉल्विंग है, मतलब क्वेश्चन वाइज, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग को हमेशा 3 4 5 के हिसाब से जाना है। 5 को आप एकदम एंड में भी रख सकते हो। स्टार वाले करेगा तो 10 मार्क कवर होंगे, और नॉन स्टार के साथ करेगा तो 15 पूरे मार्क्स कवर हो जाएंगे। हाँ, चलो, सो यूनिट 5 इज डन। लेट्स मूव ऑन फॉर यूनिट नंबर 6। मुझे पर्सनल लगता है यूनिट नंबर 6 इज वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट। 3 और 6 ये दोनों इजी लगते हैं मेरे को यूनिट। तो यूनिट 6 पे जाते हैं। यूनिट 6 को अगर आप देखोगे, छोटा सा प्यारा सा यूनिट है। क्या क्या चीजें करनी में बता दो आपको। डिफरेंस ऑपरेटर्स करके टाइटल लिखा हुआ है, जो कि आपको सिर्फ वीडियो, अगर आप बाय चांस वीडियो के लिए जा रहे हो तो आपको बस इसके कितने मिनट्स देखने पता है आपको? किसी को बताओ मत, सिर्फ 15 मिनट्स देखने। उसके बाद की चीजें मत देखो, डिफरेंस ऑपरेटर की एग्जाम में नहीं आती है। तो आपको बस पहले 15 मिनट का वीडियो देखना है व्हेन इट कम्स टू डिफरेंस ऑपरेटर। उसके बाद आता है न्यूटन्स के इंटरपोलेशन। दो टाइप के इंटरपोलेशन है सिलेबस में, एक न्यूटन का है और एक है लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन। इफ यू लुक एट दिस, ये देखो, ये दो जो है ना, इसमें से अब तक जो 2 पेपर हुए वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा आया है? न्यूटन का इंटरपोलेशन आया हुआ है। बट देयर इज अ ब्राइट चांस, बहुत बच्चे पूछ रहे कि सर लैग्रेंजे आएगा नहीं क्या? तो भाई साहब, इंटरपोलेशन के अंदर 2 लोग आते हैं, तो अगर ऊपर न्यूटन है तो आइडियली अब तक नीचे आना चाहिए था कि लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन यूज करो, बट अब तक आया नहीं है। तो मुझे पर्सनली लगता है ये आप करके जाओ, इतना बड़ा नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट में चीजें खत्म हो सकती है। सो ये दोनों टॉपिक आपको करके जाना है। इसका मतलब है सेफर साइड, ऊपर भी हम लोगों को न्यूटन का सवाल आया, नीचे न्यूटन आया, फिर भी मार्क्स मिलेंगे। न्यूटन आया, लैग्रेंजेस मिलेंगे आया, तो भी अपने को यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट सेक्शन ही अलग आता है जिसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये जो अगर आप देखोगे तो यूल फाइंड कि इसमें एक ही सेक्शन में मैंने तीनों को कवर करा है। बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला 40 मिनट का काम है। ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8, तीनों का काम एक ही है, बस इंटीग्रेशन करने का काम करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स वाला इंटीग्रेशन होता है, जिसमें सिम्पसन्स 3/8 जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट वाली चीज है। तो तीनों में से आपको कुछ एक जो है वो पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो, अगर आप पेपर के हिसाब से जाओ, एक काम करते हैं, वाला सेक्शन खत्म करके आते यूलर्स, देन उसके बाद मॉडिफाइड यूलर्स, एंड देन देयर इज रंगे कुट्टा। ये रंगे कुत्ता नहीं है, रंगे कुट्टा है। तो ये रंगे एक अलग बंदा था और ये कुट्टा एक अलग बंदा था, दोनों ने मिलके रंगे कुट्टा नामक मेथड बनाई है। तो अगर आप इन दोनों मेथड को अगर मुझे पूछोगे तो एग्जाम में ना ये दोनों आती, ये दोनों के दोनों मेथड्स आती है। उसमें से रंगे कुट्टा थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है, जिसमें सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर आता है। मोस्टली फोर्थ ऑर्डर पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखो पेपर्स पे क्या क्या पूछा हुआ है। पेपर्स में ये देखो, न्यूटन को न्यूटन आया है। मतलब ये दिक्कत जो है ना, मैंने महसूस की कि बच्चों को ये आगे जाके लगेगा कि भाई देयर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी, किसी ने लिखा था देयर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि लैग्रेंजेस आए। तो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ होता नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी वगैरह। न्यूटन स्कोरिंग में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूटन ही दिखाई दे रहा है। यूजुअली यहाँ पे लैग्रेंजे होना चाहिए था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, सिम्पसन्स का 1/3 रूल है। उसके साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे सिम्पसन्स के 1/3 रूल के साथ साथ यहाँ पे आपको कोई अलग से कोई रूल पूछा नहीं है। तो इसके साथ आप देखोगे सेकेंड सेक्शन में से रंगे कुट्टा और यहाँ पे मॉडिफाइड यूलर्स पूछा हुआ है। तो इसका मतलब है रंगे कुट्टा और मॉडिफाइड यूलर्स, अगर मैं यहाँ पे टिक मार्क करूं ये और ये, तो आप देख सकते हो रंगे कुट्टा वर्कआउट करना है, मॉडिफाइड यूलर्स, जिन्होंने मॉडिफाइड यूलर्स किया हुआ है उनको 100% वैसे भी यूलर्स आने ही वाला है। तो देख सकते हो सारी की सारी चीजें आपकी सेट है, जितना मैंने बताया उतना पढ़ने के बाद। सच में बताओ आपको, अभी भी ना मेरे पैर ना शिवर कर रहे, मतलब मैं इतने दिनों के बाद इतनी देर तक खड़ा हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, हाथ जो वो बहुत दुख रहा है। तो मैं आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, इस वजह से बहुत ज़्यादा काम आपके लिए नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। वो समझ रहा है कि हैंडराइटिंग आपकी नहीं है, आपने हमारे लिए किसी और से लिखवाया हुआ है। तू जब मिलेगा ना, मैं तेरे को झप्पी दूंगा। सही सही पहचाना है तूने, सच में मेरा हैंडराइटिंग है नहीं, तो ये मैंने आउटसोर्स करा है आज के लिए। 7 दिवसात काय, मी तुम्हाला सांगितलं 2 दिवसात होऊ शकते,
अब ये ना, अब बस इतना पकड़ के मत चलो हमारे सर ने बोला है 2 दिन में होगा। भाई साहब 2 दिन में फिर 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तब जाके निकलेगा। अगर आप ओवरऑल कोर्स भी देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई सिर्फ अराउंड 30 आवर्स के लिए हम लोगों को पढ़ाई करनी है। तो 30 आवर्स मतलब हुआ कितना, 3 दिन में भी हो सकता है अगर आप 10-10 घंटे पढ़ाई करो तो। आपको पता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा है कि सर आपकी तबीयत खराब हुई, उसका सच में बताओ रीजन क्या है? मैं बताऊं, मैं ना रात में सोया था, मैं सुबह उठा और मेरी गर्दन खराब। तो आप समझ सकते हो, मुझे खुद को, मैं मतलब ऐसे मेरे 8 या 10 दिन गए थे जहां पे मैं पूरा सोया हुआ था। मैं सोते हुए खाना मम्मी खिला रही थी और मैं ऊपर जो है ऊपर देख के ना मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा मैंने किया क्या? अगर कोई गिर पड़ता, अगर मेरा एक्सीडेंट होता, कहीं खेलते हुए मुझे कुछ लग जाता, तो भी मैं समझ सकता था मुझे ऐसा हुआ है। लेकिन यार क्या करे, अब पता ही नहीं, रात में सोया हूँ, सुबह उठा हूँ तो ये हालत हुई है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब लोगों को, अगर आप सुबह उठे हो और उठने के बाद आपका हाथ पैर सब कुछ ढंग से चल रहा है, सांसें भी अगर चल रही है, तो एक बारी भगवान को थैंक यू जरूर बोलना कि भाई साहब आज का दिन तो तूने मेरे को बहुत अच्छे से निकालने के लिए एनर्जी दी है। तो यही आपका सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा दोस्त। मुझे पता है कि एक दिन पहले आपकी हालत ऐसी होती है और दूसरे दिन इट इज समथिंग कि आपको स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ता है, तो हालत क्या खराब होती है। आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल कि बहुत बारी मेरे को रिप्लाई देने में देरी हुई, बहुत बारी मैंने डाउट्स क्लियर नहीं करे, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आए भी थे लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाया। किसी ने भी कंप्लेन नहीं करी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये आपका ये एहसान रहेगा मेरे ऊपर कि जितना मैं करना चाहता था उतना आपके बैच के लिए नहीं कर पाया, बट फिर भी 70 आउट ऑफ 70 मिळतील का? अरे कन्फर्म, तू फक्त कोर्स व्यवस्थित कर, व्हिडिओज व्यवस्थित कर, युनिट 3 आधी मग 6 4। मी तुम्हाला सांगू काय करायचं, पहले युनिट 3 कर लो, फिर युनिट 6 कर लो, फिर युनिट 4 कर लो और फिर जाके यूनिट नंबर 5 कर लो। यूनिट 3 कर लो, पहले 3 करो, फिर 6 कर लो, फिर 4 कर लो और फिर कर लो आप यूनिट नंबर 5। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। डन, बेस्ट स्ट्रॅटेजी। थँक्यू यार, भारी वाटलं मला। मी ना पेन किलर्स घेऊन आलोय, फक्त नोट्स केले तर चालेल का? पळेल पळेल। थँक्यू सर अँड टेक केअर, थँक्यू। युनिट 4 कसा आहे, केला नाही? युनिट 4 छान आहे, गोड आहे, पण ना त्याचे 2 सेक्शन्स आहेत, त्यातलं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन कर, 10 मार्क्स तर भेटतीलच। काळजी घेतो, थँक्यू। मराठीत किती भारी वाटतं ना, काळजी घ्या सर। आणि ना तुम्हाला पेपर चांगला गेला ना की ना मला प्लीज त्या आपल्या ॲपच्या ग्रुपवरती मेसेजेस करा। काळजी घ्या। चलो ओके देन, बाय बाय, थँक्यू सो मच।